अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, खबरों के हवाले से आज एक भरपूर दिन रहा है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। नाजरीन, वहाँ पे एक पिटिशन, एक क्या दो पिटिशन दाखिल हो गई हैं। एक तो यह है कि हमारे ताहियात कायद का जो है वो चेहरा मुबारक, वो जो पैकेजेस बांटे जाने उसके ऊपर क्यों लगाया गया। और एक खबर हमने कल भी की थी, काफ़ी उस पर हमने बहस की कि बहसीत MN उन्होंने जो काबीना का जो या वैसे हुकूमत का इजलास हुआ पंजाब के अंदर, उसको क्यों उन्होंने वहाँ पे चेयर किया। ज़ाहिर है इसके ऊपर जो भी अब लाहौर हाई कोर्ट फैसला करेगा वो आ जाएगा। फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़मानतें हुई, वहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के रिमार्क्स जिस बेंच ने ज़मानतें दी 5 मुल्ज़मान को, उस हवाले से दिए, वो रिमार्क्स क्या हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले कराची से, वहाँ पे जो वज़ीर दाखिला हैं मिस्टर ज़ियाउल हसन साहब, उनका एक बयान चल रहा था कि जी वफाक को हम 4 तारीख से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा IG अपॉइंट करें, और वफाक हमारी बात नहीं सुन रहा, और ये वफाक को बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो हमारे वोटों के ऊपर खड़े हैं, लिहाजा जितनी जल्दी हो सकता है ये हमारे IG को अपॉइंट करें। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी नाजरीन आज हमारे पास जो स्टोरी है वो है खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन आपको पता है कि जब IMF राजी हो जाए कि हम आपको पैसे दे रहे हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की मैशत को हमने इस हाल में पहुंचा दिया है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के अंदर ने, और उसमें किसी एक गवर्नमेंट का किरदार नहीं, हम सब ने अपना अपना हिस्सा अंदर उसके अंदर डाला हुआ है। तो जाहिर है उसके बहालत मजबूरी हमें IMF के पास जाना पड़ता है, क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप अपना जो मुल्क का निज़ाम है उसको चला सकें, लिहाजा IMF से पैसे की जरूरत रहती है। वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो था उसकी आखिरी किस्त 1.1 अरब डॉलर जो हमें मिलनी थी वो हमें मिल गई है, और उसका इनिशियल जो एग्रीमेंट हो गया है, फाइनल जो बोर्ड के सामने वो सारे का सारा एग्रीमेंट जाएगा और उसके बाद हमें वो पैसे मिल जाएंगे। जो मेरे सामने वो जो एलामिया है उसके जो चंद इख्तिसाबात मेरे सामने हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमने एक तो शेख निज़ामी साहब को हमने दावत दी है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है इकोनॉमी के, हमने फरहान बुखारी साहब को माहिर मैशत हैं, उनसे भी बात करेंगे सारे मामले के ऊपर। लेकिन वो चंद एक चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि नई मुंतखब हुकूमत बिजली के रेट बर वक्त एडजस्ट करेगी, ये IMF ने कहा है। नई मुंतखब हुकूमत की गैस रेट के फैसले बर वक्त करने की यकीन दहानी है, ये भी एलामिया के अंदर है। हुकूमत गरीब तबकात को बिजली और गैस के रेट बढ़ने में तहफ़्फ़ुज़ देगी, ये भी उनकी डिमांड है। हुकूमत की बिजली और गैस के बिलों की वसूलियाँ बेहतर करने की यकीन दहानी है, ये भी उनकी डिमांड है IMF की तरफ से। नई मुंतखब हुकूमत ने सर्कुलर डेट ना बढ़ने की यकीन दहानी भी कराई है। इसी तरह इसी लामिया के अंदर यह भी बताया गया है कि एक और पैकेज जो है पाकिस्तान 4 है जो लॉन्ग टर्म, उस हवाले से भी बातचीत हुई है। अप्रैल के अंदर हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर DC जा रहे हैं, वाशिंगटन DC, वहाँ पे बात होगी। लेकिन उसके हवाले से भी चंद एक उन्होंने इसके ऊपर जो हमारे सामने बताया है IMF की तरफ से कि जनाब आला नए कर्ज प्रोग्राम के लिए निजी शोबे की शराकत दारी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होगा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए सरकारी इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा, और नए कर्ज के लिए जनाब आला सरकारी इदारों के अंदर जो इस्लाहात करनी है उसके लिए भी ये हुकूमत को बड़ा काम करना होगा। शेख निज़ामी साहब, पहले मैं आपके पास आता हूँ। मुआहदा तो हो गया, देखें अब ये बड़े जार्गन है, बड़ी बड़ी हैवी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, जनाब आला ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस कर आपने करना है, सारी चीज़ें। लेकिन आम आदमी है बेचारा, वो जो गरीब बैठा हुआ है उसको नहीं समझ आती। उसकी समझ के लिए ये जो आज हमने ये खुशखबरी है, जाहिर है मैशत को थोड़ा बहुत वो ठहराव आएगा। आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ जो गैस बिजली के रेट्स और महंगाई की शक्ल में? जी, महंगाई की शक्ल में जो है वो आवाम के लिए मुश्किल होगी। वजह उसकी ये है कि जब बिजली और गैस के टैरिफ आपको अपने टाइम पर एडजस्ट करने हैं, दूसरी बात आप ये कह रहे हैं सर्कुलर डेट जो है वो अपनी जगह पर जो है फ्रीज कर दिया गया है, तो ये वो जगह होती है जहाँ से हुकूमत जो है सब्सिडीज़ ले सकती है और लेकर जो है आवाम को दे सकती है। जब वो आप सर्कुलर डेट को फ्रीज़ कर देंगे तो आप जो सब्सिडीज़ है उसकी अमाउंट को भी फ्रीज़ कर देंगे, तो जो बजट के अंदर होंगी बस वही दी जाएंगी, इसके अलावा जो नहीं दी जाएंगी। जो BISP के मुतासरीन मुस्तहिकीन होते हैं उनको किसी हद तक, या 200 यूनिट वाले जो हैं उनको किसी हद तक जो है वो सब्सिडीज़ मिलती हैं। अब इन्होंने इसका क्राइटेरिया भी चेंज कर दिया कि जो 6 महीने तक 200 यूनिट यूज़ करेगा वो ही जो है ना असल में इसका हकदार है। अगर 5 महीने यूज़ हुई है, 4 महीने यूज़ हुई, तो फिर जो है ना वो सबको टैरिफ जो है ना वही लग रहा होगा और सब्सिडीज़ कम होती चली जाएंगी। लेकिन इसमें फ़ायदा ये होगा जो एक्सचेंज रेट के ऊपर ये कह रहे हैं, चूँकि हम प्रोग्राम में आ गए और जो हमें बाकी डोनर इदारे हैं
उनसे भी सपोर्ट मिलेगी, तो जो हमारा जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो किसी हद तक मुस्तहकम रहेगा। इसलिए इस बात का इम्कान होगा कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट हो रहा होगा, जो अशिया इंपोर्ट हो रही होंगी, जो खाम माल इंपोर्ट हो रहा होगा, उसकी जो किसी हद तक प्राइसिंग है वो फ़ायदा दे रही होगी अवाम को, सनत को, कि वो जो खाम माल है वो सस्ते होंगे, पेट्रोल सस्ता आ रहा होगा, तो किसी हद तक ये हमें फ़ायदा होगा। लेकिन जहाँ बिजली और गैस की बात करेंगे, जिसके ऊपर मुसलसल तशवीश भी है, वो यही है कि जो कॉस्ट है वो इतनी महंगी हो चुकी है, उसकी वजह से जो है बिजली महंगी होने की वजह से सनतों को महंगी मिलती है। फिर जो शरह सूद है हमारा वो महंगाई के तनासब से होगा, तो इस बात का खदशा है कि वो भी तकरीबन 20-21% के आसपास रहेगा, तो भी महंगे कर्जे जो हैं वो सनतों को मिल रहे होंगे। तो एक ज़्यादा जो है इस बात का खदशा है कि महंगाई की शरह जो है वो बदस्तूर 20-22% के आसपास रहेगी। चलें शेख साहब, आपसे मजीद भी हम सवाल करेंगे। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बदकिस्मती है हमारी को, मेरे ख्याल में 1993-94 के अंदर एक ही IMF का जो है वो पैकेज लिया था, उसके बाद उन्होंने अपने जो हाउसिंग ऑर्डर किया और अपनी मैशत को संभाला दिया। नाजरीन, इस वक्त हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हैं जो 8-10 बिलियन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इंडिया के कुछ 700 बिलियन अरब जो है, जो 700 अरब डॉलर के उनके रिजर्व है। आप अंदाजा कर रहे हैं कि फर्क कितना पड़ गया है। तो एक तो ये बताइएगा फरहान बुखारी साहब, ये एक आ गया पैकेज, ये 24वें मेरे ख्याल में, अब 25वें की हम तैयारी कर रहे हैं, तो एक तो ये इसका जो इम्पैक्ट आएगा उसका बताइएगा। बाकी ये कब तक हम निकल पाएंगे, ये जो एक विशियस साइकिल है IMF के जो पैकेजेस का, जो डील्स का। जी बहुत शुक्रिया खावर कुम्बन साहब। ये एलामिया जो आपने जिसका तस्करा किया, ये कोई एक अजीब सी सूरत हाल है। अगर आप इसका मुवाजना करें तो जिन इस्लाहात की इस एलामिया में बात की गई है, वो मेरे ख्याल में आज से 20 साल पहले वाले एलामिया में भी शायद यही बातें, इससे मिलती जुलती बातें की गई थी। और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि इस्लाहात की बातें तो बहुत होती हैं लेकिन इस्लाहात होती नहीं। ये जो मौजूदा हुकूमत है, माजी में इनकी भी डीलिंग्स रही IMF के साथ, और इन्होंने भी वहाँ पे वादे किए इस्लाहात के, लेकिन वो इस्लाहात ना हो कि नहीं। और दूसरी हुकूमतों का भी हाल यही रहा है। तो कोई अभी यकीनी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि हम इस अगले IMF प्रोग्राम में कामयाबी से दाखिल हो सकेंगे और कामयाबी से उसमें से निकल सकेंगे। एक तो ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि पाकिस्तान की एक अजीब रवायत रही है कि मजीद मकरूज होते हैं तो उस पर कर्ज लेने पे खुशियां मनाते हैं। भाई अगर आप मजीद मकरूज हो रहे हैं तो वो तो खुशी की बात नहीं है, वो तो इंतहाई अफसोस की और गम की बात है। यहाँ पे खुशियां मनाई जाती हैं और ख़ासतौर पे तिजारती और कारोबारी हलकों में स्टॉक मार्केट का आप रिएक्शन देख लें, क्योंकि ये बदकिस्मती से हमारे दोस्त चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो मौजूद हैं वो एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं मेरे ख्याल में पंजाबी की, डंग चलाओ, कि वक्ती तौर पे आप काम चला लें बस आगे देखी जाएगी। इस तरह पाकिस्तान की इस्लाह और बेहतरी नहीं होगी। डंग टपाओ, जी डंग टपाओ वाली बात चौधरी साहब करते हैं और ये इस तरह पाकिस्तान की बेहतरी नहीं होगी। अच्छा बुखारी साहब, 3-4 जो हमें बड़े इकदाम करने की जरूरत है, जो नई हुकूमत आ गई है, जाहिर है उनके पास 2/3 मेजोरिटी है, जो काम करने वाले हैं इमीडिएटली उनको कर गुजरना चाहिए, रिगार्डलेस कि इसके ऊपर बैकलैश क्या आता है, सियासी बैकलैश क्या आता है या अदरवाइज जाहिर है आपने रिफॉर्म्स करनी है, इदारों के अंदर से क्या बैकलैश आता है। आपकी नजर में 3-4 काम वो कौन से करने वाले हैं जो कि हुकूमत को कर गुजरना चाहिए? सबसे पहले तो खावर गुमन साहब ये मैं अर्ज कर दूं कि ये 2/3 मेजोरिटी भी यकीनी तौर पे नहीं कही जा सकती। आपका 1-2 दिन पहले भी इस पे बहस हो रही थी। देखिए हकीकत ये है कि ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। पीपल्स पार्टी चले इसके ऊपर तो बात कर लेंगे ना, हुकूमत आ गई है, हम तो वो एक अलग बात है, हुकूमत बन गई है, अब हुकूमत को 3-4 जो बड़े काम करने हैं। जी मैं बिल्कुल, लेकिन उसी से मुंसलिक ये बात है कि हुकूमत क्या इतनी मजबूत है कि मुल्क में बड़े पैमाने पे टैक्स चोरों पे वो हाथ डाले, वो एक तगड़ा हाथ डाले जो कि माजी में कभी डाला नहीं किया। लोगों को ये पता है कि मसला क्या है। देखिए बुनियादी तौर पे 3-4 काम तो बहुत आप आगे बात ले गए, एक ही काम है और वो ये है कि जो कवानीन हैं मईशत के हवाले से और मजमूई तौर पे जो कवानीन हैं उनका हर एक पे इतलाक हो। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पाकिस्तान की बदकिस्मती से गाड़ी इसी तरह चलेगी। ये आपको रूल ऑफ लॉ इकोनॉमी में बिल्कुल फौरन इन्फोर्स करने की जरूरत है। जो टैक्स नहीं देता
और कानून के तहत टैक्स की चोरी करता है, आप पकड़ें। आपको कोई याद पड़ता है आखिरी दफा कब पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे टैक्स चोरी में या करप्शन के हवाले से लोगों पे हाथ पड़ा था? मेरे ख्याल में वो तो आखिरी दफा शायद जनरल मुशर्रफ के जमाने हुकूमत में जनरल अमजद नैब के सरबराह थे, तब हाथ पड़ा था, और वो एक ही वाकया था। उसके बाद तो हम हर हुकूमत और हर हुक्मरान तबका कॉम्प्रोमाइज से कॉम्प्रोमाइज करते आए। नहीं 190 मिलियन पाउंड पर फरहान साहब अभी केस चल रहा है बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर, आपको शायद मेरे ख्याल से वो रोजा लगा हुआ है। जी 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 उनके ऊपर केस चल रहा है, करप्शन और प्रैक्टिस का केस है। मुझे रोजा बिल्कुल नहीं लगा हुआ भाई, मुझे हकीकत वो आप कह रहे थे केस नहीं चला, वो परवेज मुशर्रफ दौर में चले गए थे, तो मैंने कहा मौजूदा दौर में भी चल रहा है केस। बार बार हुए हैं और इस दफा पता नहीं कि आगे जाके क्या नतीजा निकलता है। कोई नतीजा निकले तो बात है, और फिर बस इंशाल्लाह उम्मीद रखें पे जो मशहूर केसेस हैं वो तो अपनी जगह पे भाई, यहाँ पे बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनका कारोबारी तबके से ताल्लुक है। मुल्क में एक तबका ऐसा है जो कि कानून और आइन के तहत टैक्स देता ही नहीं, यानी टैक्स से इस्तिस्ना है। उन लोगों पे आप हाथ डालें, ये असल में तो कहानी वहां पे जाके आपकी बेहतर होगी। और आदाद शुमार और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देना सही फरमाया। चलें चौधरी गुलाम साहब, एक क्विक क्वेश्चन अगर आपके जहन में है कोई कमेंट करना तो वो भी कर दें। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये तो आपको कर्ज तो मिल गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है कि नहीं, जो कारखाने बंद है वो चलते हैं कि नहीं, रोजगार के मौके फायदा होते हैं कि नहीं, महंगाई नीति आती है कि नहीं, और ये फाड़ लो और ये डांग टपाओ काम जड़ा है ये कितने दिन काम आएगा? अच्छा बुखारी साहब, वन लास्ट क्वेश्चन आपसे ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो बता दिया आपने कि हमें ये करना है, टैक्स चोरी को भी रोकना है। एक बड़ा मसला रहा है हमारा, हर हुकूमत ने कोशिश की है ये निजकारी की, लेकिन वो काम शुरू होता है फिर वो बिटवीन द ट्रैक्स कहीं वो उनका जो फ्यूल खत्म हो जाता है या विल पावर खत्म हो जाती है। तो आपको लग रहा है कि इस दफा ये जो निजकारी वाला मामला है इसको हम अबूर कर पाएंगे? इतनी दफा वादे हुए हैं और इतनी दफा नाकामी हुई है कि अब जब देखेंगे तो फिर यकीन करेंगे। मैं तो ये समझता हूँ हुकूमत पीआईए के बारे में कहती है कि जी उन्होंने पीआईए की निजकारी करनी है, अब देखते हैं उसमें से क्या नतीजा निकलता है। चलिए बुखारी तो साहब, हाँ जाहिर है वो तो देखेंगे कि अब कैसे मामला आगे बढ़ेंगे। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हैदर नकवी, आपने बहस हमारी सुन ली, ये सियासत के ऊपर तो हम जरूर बहस करेंगे, लेकिन वो जो बात कर रहे थे ना जो है बुखारी साहब के बदकिस्मती है, खुशी मनाते हैं, हालांकि खुशी का मुकाम नहीं है। जब आप जाहिर है आपकी मुल्की मैशत जब खत्म हो जाती है तो आप फिर भी IMF के पास जाते हैं, तो ये कब तक हम खुशियां मनाते रहेंगे? हमारे हुक्मरान कब तक ये समझेंगे? आप समझाते क्यों नहीं इन्हें? ये देखें, जब तक करते रहेंगे जब तक ये अपने खर्चे खत्म नहीं करेंगे। इनको अपने खर्चे खत्म करना बहुत जरूरी है। बहरहाल IMF से माहिदा हो गया। आपने अपने इंट्रो में तस्करा किया हिंदुस्तान का, 700 अरब डॉलर आपने बताया उनके ज़खायर हैं ज़र मुबादला के, तो ये एक हकीकत है। लेकिन इसके साथ इस हकीकत के पीछे भी एक हकीकत है हिंदुस्तान की, जिसको दुनिया के लिए जानना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान के पास 377 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो 8% शरह सूद पर बैंकों से लिए गए हैं। हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसकी 70% आबादी को बुनियादी जरूरियात मुयसर नहीं, जिसके 29 में से 22 सूबे आजादी मांग रहे हैं और 100 से ज्यादा वहां प्राइवेट मलेशिया काम कर रही हैं। 40% हिंदुस्तान पर हिंदुस्तानी हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी है। ये वो मुल्क है जहां गुर्बत से दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशियां होती हैं। हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां जिस्मानी आज़ा की फरोख्त पूरे गांव बोर्ड लगाकर गुर्दे बेचते हैं। फुटपाथ और रेल की पटरियों पे करोड़ों लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। हजारों सड़कें और सैकड़ों ये वो साल पुराने हैं। तो ये है हिंदुस्तान की हकीकत। ये आपकी बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। जरूर करते हैं, मैं मुझे खत्म करने दें भाई। जी। हम हिंदुस्तान से अपना मवाजना जरूर करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की यह हकीकत भी दुनिया को पता चलना चाहिए। दुनिया को सबको पता है, हम मैशत के हवाले से बात कर रहे हैं। देखें चाइना हमारा सबसे करीबी, देखें जो आवाम का हाल होता है ये खराब मैशत दुनिया, देखें दुनिया में हमारी जो सबसे ज्यादा जिसके साथ तल्लुक वास्ता है चाइना के साथ है। हमारी उनके साथ जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपको पता है कितनी है, वो 1 बिलियन के इर्द घूम रही है। और इंडिया के साथ उनकी 130 बिलियन उनके साथ है। मैं मैशत की बात कर रहा हूँ। हमें मैशत को संभालना है, मुल्क को एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, उसके ऊपर बात करें। चलें अगली स्टोरी की तरफ। हाँ जी प्लीज श्योर। देखिए मैं तो ये बात करना चाह रहा हूं कि
जो कोशिश हुई कुछ हलकों की तरफ से, कुछ ऑनलाइन पटिशन्स करने की कोशिश की, कोई IMF के दफ्तर के बाहर जाकर इफ्तार करने की कोशिश की गई और वहाँ पर जनाब नारेबाजी की गई कि किसी तरीके से ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना हो सके, तो लेकिन वो हो गया। और इसकी वजह से ये है कि पहले भी कोशिश की गई थी माजी में भी पाकिस्तान को जो है वो श्रीलंका बनाने की, तो वो सियासी गिरोह जो पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार करना चाह रहा है और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होता हुआ देखना चाह रहा है, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। और रमज़ान मुबारक में एक दफ़ा फिर ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। ये खुशी मनाने की बात नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान को इस वक्त एक चीज़ की ज़रूरत है और वो ज़रूरत पूरी हो रही है, तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि जो है वो इस तरीके से कहा जाए कि हमारे कर्ज में इजाफा हो गया। कर्ज में तो इजाफा है ही है जी, जब आपकी आमदन कम है और आपकी अखराजात ज़्यादा हैं तो आपने कर्ज लेकर ही गुजारा करना है, या तो अपने वसाइल बढ़ाएं, या अगर वसाइल नहीं बढ़ा सकते अच्छा, तो फिर आपने अपने जो अखराजात कम करें। जाने से पहले आखिरी क्वेश्चन आपसे शुएब, अब अगला हमने जो लेना है ये अप्रैल तक चलेगा मौजूदा जो हमारा ये मुआहदा, ये जो स्टैंड बाय है जी, ये जो हमारा स्टैंड बाय ये अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा, हमें $1.1 बिलियन मिल जाएंगे। उसके बाद हम एक लॉन्गेस्ट हैवीएस्ट प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, तकरीबन 4 साल का प्रोग्राम हो, तकरीबन $8 अरब की इसकी मालियत हो, तो उसके लिए पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर है जो हमें डिस्कस करना पड़ेगा और नए नए काम करने पड़ेंगे। जैसे क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन पाकिस्तान में नहीं है रेगुलाइज, स्टेट बैंक कहता है ये करेंसी नहीं है, SEC पे कहता है ये असासा नहीं है, तो दोनों इदारे आपस में लड़ते रहते हैं। अब इसको रेगुलाइज करना है, इसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगाना है, रियल एस्टेट के ऊपर जो है वो बहुत सारा काम अभी होना बाकी है। इसी तरह जो 9 लाख दुकानदार बड़े शहरों के अंदर है, इनको टैक्स नेट में लाना है, ये तमाम के तमाम काम है। फिर NFC के तहत जो एक्सपेंडिचर विफाक और सूबों के, उनको किसी हद तक जो है वो आपको रेशलाइज करना पड़ेगा ताकि विफाक का जो खर्चा है वो कम हो, विफाक दिवालिया ना हो, क्योंकि मुसलसल विफाक ही कर्जे जो है वो वापस कर रहा है, विफाक ही कर्जे उठा रहा है और सूबों के पास सरप्लस पे सरप्लस है। चलें शुएब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन अगली स्टोरी पे लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात जरूर करना चाहूँगा। देखें ज़रूर इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात वाक़यात है, आपने जो पाकिस्तान की जो सियासी तकसीम है आपने वो थोड़ा सा उसका मुज़ाहरा हमारे शो में भी देख लिया होगा कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त मैशत का है। मैशत के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हालात वाक़यात हैं, अब जो मैंने मिसाल दी वो इंडिया की मिसाल देने का हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि मैं कोई इंडिया को एक बहुत बड़ा मुल्क साबित कर रहा हूँ, लेकिन वो एक दुनिया की तीसरी की चौथी बड़ी वो इस वक्त मैशत हैं। G20 के अंदर वो शामिल है। उनकी जो $100 अरब से ज्यादा उनकी जो IT की सिर्फ एक्सपोर्ट्स हैं, दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशन वहां पे मौजूद हैं, पहुंच चुका है जी, और पहुंच चुका है जो ग्राउंड रियलिटी है। हमारा और उनका जो फर्क है इकोनॉमी का, हम 80s के अंदर हमारा उनका ज्यादा फर्क नहीं था, हम उनसे आगे थे। यही है कि ये बुनियादी तौर पर बातें करने का, ये सारा तकाबली जायजा पेश करने का मकसद यही था कि हम बहुत पीछे रह गए हैं और हमने आगे बढ़ना है। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाजरीन, हुकूमत बन चुकी हुई है। वफाक के अंदर जो है हसन अयूब तो नहीं मानता, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और ये नून लीग वाले मानते हैं कि सिर्फ हमारी हुकूमत है। मैं खुरम दस्तगीर साहब को सुन रहा था, वो भी कह रहे थे मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी पार्टी को ये मशवरा दूंगा, लेकिन वो ज़ाहिर वो इलेक्शन हार गए। आज हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त मुल्क के अंदर के सियासी मंजरनामे के ऊपर जो ज्यादा कन्फ्यूजन है ना, इबाम इस वक्त जो फैला हुआ है वो किसी और ने नहीं फैलाया हुआ है। हम अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान के जब बयान सुनते हैं तो फिर हमें परेशानी होती है। देखें, एक तरफ है PTI, उसका एक अपना दावा है कि जी हमारा इलेक्शन चोरी हो गया, हमारा फॉर्म 45 फॉर्म 47 वो अदालतें मौजूद है और आज वो चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर भी आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन उन्होंने दाखिल कर दी है। लेकिन ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले किस चक्कर में कन्फ्यूजन फैला रहे हैं, इसके ऊपर हम जरूर आज अपने पैनलिस्ट की जो राय जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले जावेद लतीफ साहब वो क्या बता रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं कि मैं क्यों रुका हुआ हूं और मैं किसकी वजह से रुका हुआ हूं। अदरवाइज मेरे पास इतने शवाहिद हैं कि अगर मैं सामने ले आऊं तो फिर आप देखेंगे मुल्क के अंदर जो है सियासी भूचाल आ जाए। मैं सबूत के साथ वक्त आने दें, नवाज शरीफ के कहने पे मैं रुका हुआ हूं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी और पंजाब के अंदर भी पिक एंड चूज किया गया है। मैं आपको किस लिए किया गया है, उसका मकसद क्या था? जब एट दी एंड शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, नवाज शरीफ का रास्ता रोकना, नवाज शरीफ का रास्ता रोकना, हंग पार्लियामेंट लेके आना। उसके बाद नाजरीन सेंटर आसिफ करमानी साहब वो बहुत करीब हुआ करते थे हमारे ताहियात कायद के, आजकल थोड़े दूर हो गए।
उनसे जब कल काशिफ अब्बासी साहब ने पूछा कि आपका हल्का कौन सा था और आपने वोट किसको डाला और नतीजा जो आया वो आप ठीक था क्या? मेरा हल्का नंबर था NA128। वोट डालने जब गया था उस हल्के में मेरे में मुस्लिम लीग का कोई उम्मीदवार नहीं था। फिर हमारी लीडरशिप ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि ओन चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नहीं है। वहाँ एक MPA साहब थे मुस्लिम लीग नून के जिनका शेर का निशान था, मैंने उनको जरूर वोट डाला, लेकिन मैंने ओन चौधरी साहब को वोट नहीं डाला। मैं ये समझता हूँ जो नजरियाती मुस्लिम लीगी है, एक जो बाय बर्थ मुस्लिम लीगी है, वो किसी नॉन मुस्लिम लीगी को कैसे वोट दे, मुझे ये बताइए। और खुसूसन उस हालात में कि ये कल तक तो हम लोग और वो लोग हमारे बारे में क्या क्या कहते रहे, इसलिए मैं तो इनको लोटों के जुमरे में शुमार करता हूँ। मैं समझता हूँ कि काफी लोग थे, मतलब जिन लोगों को मैं इलेक्शन डे वाले दिन मिला, तो वहां जो मुझे ट्रेंड नजर आया था, जब रिजल्ट आया तो मुझे हैरत हुई। इसी तरह जब उनसे पूछा गया कि नताइज के हवाले से आपका ओवरऑल कमेंट क्या है, तो वो भी सुनने के लायक था। अजीब इलेक्शन हुआ है कि जो जीता है वो मुबारकबाद कबूल करने में हेजिटेंट है, और जो हारा है वो तो हारा ही हुआ। खैर वो बेचारा अफसोस ले रही। नाज़रीन, याद होगा पिछले दिनों एक प्रोग्राम के अंदर मैंने ये जो निगरान हैं उनका मौजूदा हुकूमत में शामिल होने के हवाले से कुछ अपनी राय देने का इजहार किया, तो मोहतरम हसन अयूब साहब और मोहतरम हैदर नकवी साहब ने जिस तरह की तोजीहात पेश की थी। अब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं, सिटिंग सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और तकारीर और काफ़ी ज़्यादा जो है ना एडवाइस करते हैं मोहतरम ताहियात कायद को। वो क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। जिस दिन निगरान हुकूमत खत्म होती है उसके तमाम एहलकारों को एक तरफ हो जाना चाहिए, मुराकबे में चले जाना चाहिए, मंजर से हट जाना चाहिए। जब वो आने वाले मंजरनामे का भी हिस्सा बन जाते हैं तो फिर यूं लगता है कि जैसे ये जो 3 या 4 या 5 या 6 या 8 महीने आपको मिले हैं, ये आप एक खेती काश्त करते रहे और वो खेती अब आप आके काटना शुरू कर देंगे, खेत ना बनाए इसे। इस तरह अब इनके नए मिनिस्टर हैं कैसर अहमद शेख साहब, वो क्या फरमा रहे हैं मौजूदा जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके हवाले से? मैं समझता हूं कि पार्टियों को अपने अंदर ऐसे बंदे इलेक्ट करवाने चाहिए जो कि उस शोबे के माहिर हों। यानी फाइनेंस हमारी पार्टियों क्यों ऐसे बंदों को इलेक्ट नहीं करवा सकती जो कि फाइनेंस का शोबा जानते हों, उसमें ज्यादा एक्सपर्ट हों। आमतौर पर हमारे यहाँ देखिए ना बैंकर आते रहे, ठीक है, वो अल्लाह करे, क्योंकि मैं उनकी बहुत मैंने तारीफ सुनी है कि औरंगजेब साहब बहुत इस शोबे को समझते हैं, अल्लाह करे वो कामयाब हों। तो ये हम इंपोर्ट क्यों करते हैं? वजीर खजाना कई दफ़ा पहले भी कर चुके हैं। मैं तो बड़ा उस पर हमेशा कहता रहा हूँ, दूसरे मुल्कों में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये तो कल को हम फिर क्या वजीर आज़म भी इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। जब इलेक्टेड आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो आप पार्लियामेंट से लाएं ना, आप वजीर खजाना को भी इलेक्ट करवाएं। इस तरह शाहिद खान अब्बासी साहब, चले वो थोड़े से नाराज हैं, लेकिन वो पार्लियामान की मौजूदा जो पार्लियामान है उसके हवाले से ओवरऑल क्या अपना तजिया पेश कर रहे हैं, ये भी सुनिए। पार्लियामान का तकद्दुस सिर्फ उसका रवैया बहाल करेगा, उसकी एथिकल क्वालिटीज बहाल करेंगी, उसकी मॉरल क्वालिटीज बहाल करेंगी, उसकी परफॉर्मेंस बहाल करेंगी। वो होता देख रहे हैं? कैसे होता देखेंगे? आज जो लोग पार्लियामान में बैठे हैं, कितने फीसद उन कुर्सी पर बैठने के अहल नहीं है, पहले ये डिटरमिन करना है। कितने फीसद को वहां नहीं होना चाहिए, उसके क्या इम्पैक्ट आएगा मुल्क पर, वो भी देख लें। नकवी साहब, आप ये देखें, ये मैं बिल्कुल कोई भाम या कन्फ्यूजन फैलाने की नहीं कोशिश कर रहा ना, मैं अपने इब्ताइये के अंदर ऐसी बात की। ये तमाम जो लीडरान जिनके बयानात आपको सुनवाए हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। आपको कुछ समझ आती है कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये खुद ही ये जो मौजूदा हुकूमत है या हुकूमत की जो नताइज आए हैं इलेक्शन के, उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, तो बाकी तो करेंगे बात। जी देखें, पहले तो वो हिंदुस्तान के मुतालिक जो बात हुई थी खबर भाई, वो आपके इंट्रो के हवाले से नहीं थी। हिंदुस्तान के मुतालिक अमूमन यही बात की जाती है, जो उनके $700 बिलियन के ज़खायर हैं। आप तो इस मुल्क के एक बहादुर सिपाही के फर्जंद हैं, हमें उन पे भी फख्र है और आप पे भी फख्र है, आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए। एक तो ये, दूसरे ये जो बयान सारे आपने सुनाए ना, जब पानी बहुत गर्म होता है ना और उसको पीने की कोशिश की जाए तो मुंह जल जाता है, तो उसमें ठंडा पानी थोड़ा सा मिलाया जाता है ताकि पीने के काबिल बने। तो ये सारे बयानात ठंडे पानी के तौर पे उस गर्म पानी में मिलाए जा रहे हैं ताकि पानी को आराम से पी लिया जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। चले अच्छी बात कर दी आपने। चलो गुलाम हुसैन साहब, कोई गर्म पानी ठंडा पानी होता हुआ देख रहे हैं आप, या फिर आप अभी नाकाबले वो अभी पीने के काबिल नहीं है ये पानी? नकवी साहब ने ठीक मशवरा दिया आपको। जी
बहुत फजा भी गर्म होने वाली है और वैसे मौसम भी गर्म होने वाला है और इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। यू जस्ट वेट।